वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर यू नो इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल। एंड इफ यू नॉट वेरी श्योर, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो वीडियो है उसे आप जरूर देख सकते हो। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। जो सबसे पहली थ्योरी है दैट इज नोन एज नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, और इसके साथ में ही जो दूसरी थ्योरी है दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये दोनों ही थ्योरीज दी थी डेविड ड्यूरन ने। इसके बाद जो तीसरी थ्योरी आई दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच थ्योरी। ये जो थ्योरी थी वो एजरा सोलोमन ने दी थी, और इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर भी हम बात करेंगे। लास्ट एंड जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है थ्योरी आज की डेट में दैट इज द एमएम अप्रोच थ्योरी। एमएम अप्रोच थ्योरी जो थी दैट वाज गिवन बाय मोदी, गिलानी एंड मिलर। तो बहुत ज्यादा रेलेवेंस है इन थ्योरीज का, और इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली अप्रोच आती है दैट इज नेट इनकम अप्रोच, और उससे भी पहले आप देखो मैंने ऊपर अजम्पशन लिखा है दैट इज केडी इज लेस देन केई। केडी क्या है? दैट इज द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स एंड केई इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी तरह से हम डिनोट करते हैं, के इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कॉस्ट। अब एक और टर्म आएगा केओ। केओ इज द ओवरऑल कॉस्ट। तो पूरी कॉस्ट कितनी बनेगी? नेचुरली वो डेट और इक्विटी को मिला के वो हमारी ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगी। तो जो सबसे पहली अप्रोच थी नेट इनकम अप्रोच, उसमें ये बोला गया था कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स की प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हो, और ये हम मान के चल रहे हैं कि जो डिबेंचर्स हैं वो हमें कम रेट पे अवेलेबल हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल हैं, तो अगर हम डिबेंचर्स के प्रोपोर्शन को बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा? हमारा ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। और क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी तो जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट है, ओवरऑल जो कॉस्ट है और जो वैल्यू है, इनका आपस में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब अगर ओवरऑल कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो पहली जो अप्रोच थी नेट इनकम अप्रोच जो डेविड ड्यूरन ने दी थी, उनका ये मानना था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रेलेवेंट है। दूसरी अप्रोच आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो अब देखो जो हमारी पहली थी नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, उसी की ड्रॉबैक्स को कवर करते हुए आई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसमें आप देख सकते हो मैंने ये जो ग्राफ बनाया है, यहाँ पे हमने लिखा है डिग्री ऑफ लीवरेज। तो जो DOL है उसे हम डिग्री ऑफ लीवरेज कह रहे हैं। मतलब कि अगर हम डिबेंचर्स को इंक्रीज कर देते हैं, और हमने वाई एक्सेस पे यहाँ पे लिया हुआ है कॉस्ट को। अगेन आप देख सकते हो 3 चीज़ हमने बनाई है, KD, KO और KE। तो पहले मैं आपको ग्राफ समझा रही हूँ। आप ग्राफ में देखो जो KD है वो एक कॉन्स्टेंट रेट से ही हमने लिया हुआ है। अगेन आप मान के चलो जो KD है वो हमें कम रेट पे मिला है। दैट मीन्स हमें सस्ते रेट पे डिबेंचर्स अवेलेबल हैं, विच मीन्स कि हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिबेंचर्स पे करने पड़ रहे हैं। बट जो हमने डिबेंचर्स लिए हुए हैं, अगर हम उसको इंक्रीज भी करते हैं तो जो हमें बेनिफिट हो रहा है, इंटरेस्ट जो हमें कम देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट बर्डन जो हमारा कम है, वो हमारा कॉम्पनसेट कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर है उसको भी दिख रहा है कि कंपनी के पास डिबेंचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ये चाहता है कि उसको भी आप रिटर्न जो है वो बढ़ा दो। तो हो क्या रहा है, एक तरह से जो आपको डिबेंचर्स पे जो आपका बेनिफिट हो रहा है वो अगेन कॉम्पनसेट हो जा रहा है आपके इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के लिए। तो आप देखो मैंने जो KO बनाया है, KO हमारा जो है दैट इज एक कांस्टेंट। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट है कैपिटल की वो एक कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रही है। और अगेन आप देखो जो कांस्टेंट रेट से अगर हमारी कैपिटल चल रही है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वैल्यू ऑफ द फर्म में भी चेंज नहीं आएगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे मैटर भी लिखा हुआ है सब देखो, इफ KD इज कांस्टेंट दैट मीन्स कि जो डिबेंचर्स है वो एक कांस्टेंट रेट से आप ले रहे हो, उनका जो डिग्री है, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका कांस्टेंट है। तो इससे क्या होगा, अगर हम डिबेंचर्स को बढ़ा भी देते हैं, अगर हम डिग्री ऑफ लीवरेज जो है दैट मीन्स डिबेंचर्स उसको अगर इंक्रीज भी करते हैं तो उससे हमारा KE इंक्रीज हो जाएगा। KE इज कि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो हमसे और ज्यादा डिमांड करेंगे रिटर्न्स की। तो जो भी हमें बेनिफिट मिला सस्ते डिबेंचर्स लेने से या कम इंटरेस्ट पे डिबेंचर्स लेने से, वो हमारा पे बैक किसको हो रहा है? वो हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि ओवरऑल हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आया है, हमारी कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी अप्रोच आती है दैट इज हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप देखो यहाँ पे कहते हैं देयर इज एन ऑप्टिमम पॉइंट टिल दैट डिबेंचर शुड बी यूज्ड, यूजिंग बियॉन्ड दैट विल गिव यू नेगेटिव रिटर्न्स। तो किसी भी चीज़ का आप एक्सेस करोगे तो वो आपकी फर्म को नुकसान करेगा। तो इसमें देखिए 3 स्टेजेस आती है। मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही जो मेन कंसेप्ट है वही बता रही हूँ। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, और हमारी कोई भी फर्म हो उसको सेकंड स्टेज के बाद रुक जाना चाहिए। आपको ग्राफ से नॉर्मली भी समझ में आ रहा होगा कि जो थर्ड स्टेज है उसमें हमारे डिबेंचर्स की कॉस्ट भी बढ़ी, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो रहा है, और नेचुरली उससे क्या होगा, हमारे ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको एक लेवल तक ही अपने डिबेंचर्स को इंक्रीज करना है, बिकॉज उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो फर्म की है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच पे दैट इज नोन एज दी MM अप्रोच, जो मैंने आपको बताई थी। MM अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसे समझने का भी ज़रूरत है इसमें। तो अब देखो MM अप्रोच जो है यहाँ पे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। बेसिकली हम यही बात कर रहे हैं, जो आपकी थ्योरीज हैं सारी, उसमें किसी थ्योरी ने कैपिटल स्ट्रक्चर की रेलेवेंस को माना है, किसी को नहीं माना है, उसी के बारे में हम आज और डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो MM अप्रोच है उसमें 2 तरीके से हम डिस्कशन कर सकते हैं। एक है टैक्सेस आर इग्नोर्ड, दूसरे में हम जब टैक्सेस को कंसिडर करते हैं।
तो आप देखो जो पहली वाली अप्रोच है जिसमें हम कह रहे हैं टैक्सेस आर इग्नोर्ड, ये वाली जो होती है एकदम सिमिलर है एनओआई अप्रोच से। एनओआई अप्रोच में क्या था, आप ऊपर एक बार देख सकते हो। एनओआई अप्रोच में हमने ये बोला कि अगर आप डिबेंचर्स को लेते हो, बढ़ाते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो वो आपका कॉम्पनसेट हो जाएगा, वो बेनिफिट आपका कॉम्पनसेट हो जाएगा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने में। ठीक है, तो एक तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर की कोई खास रेलेवेंस नहीं है, आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सेम ही जा रहा है और वैल्यू में भी चेंज नहीं आई। तो यहाँ पे ये उसी अप्रोच को मानता है और उसके लिए उसने एक आर्बिट्रेज प्रोसेस को यूज़ किया है टू एक्सप्लेन इट फर्दर। यहाँ पे आप एग्जांपल लेके चलो, मान लो कोई सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी का आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, तो मान लीजिए कि एक फेयर प्राइस उसका है। अब अगर वो वही प्राइस से उसको वैल्यू करते हैं तो करेक्ट वैल्यू जो है दैट यू नो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो अगर सेम प्राइस पे वो कोट हो रही है तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। बट मान लो कि अगर आपकी जो सिक्योरिटी है उसका फेयर वैल्यू प्राइस जो था वो 100 था, बट जब वो मार्केट में लॉन्च हो रही है तो उस समय उसका वैल्यू जो है दैट इज अंडर वैल्यूड। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि वो जो सिक्योरिटी मार्केट में जब आई तो उसको अंडर वैल्यू किया गया और उसका प्राइस जो है दैट इज 70। और आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि वो जो सिक्योरिटी है वो ओवर वैल्यूड है, दैट इज नाउ से वो 120 रुपीज़ की है। तो आप देखो कोई भी सिक्योरिटी जैसे ही सस्ती हो जाती है हम उसे खरीद लेते हैं और जैसे ही उसके मार्केट प्राइस बढ़ने लगते हैं तब हम उसे सेल आउट करते हैं। तो एक तरह से जो आपके मार्केट के जो भी फोर्सेज हैं वही उसको एक तरह से इक्विलिब्रियम में ले आते हैं, क्योंकि यू नो कि अगर हम किसी सिक्योरिटी को ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा लोग उसे बाय करेंगे तो क्या होगा कि उसका प्राइस जो होगा बढ़ने लगेगा और इसी तरह से वो एक इक्विलिब्रियम प्राइस में पहुंच जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो रहे हैं तो उसको हो सकता है खरीदने वाले कम हो जाएं तो उसका प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। तो जो मार्केट फोर्सेज हैं वही आपके शेयर प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है वो ये कहता है द सिक्योरिटीज ऑफ टू आइडेंटिकल फर्म्स सिमिलर इन ऑल द सेंस एक्सेप्ट वन इज लीवर्ड एंड द अदर इज नॉट। लीवर्ड का मतलब होता है एक के पास डिबेंचर्स हैं दूसरे के पास डिबेंचर्स नहीं हैं, कैन नॉट सेल एट डिफरेंट प्राइसेस फॉर लॉन्ग। तो अगर आप दो अलग अलग मार्केट्स में भी डील कर रहे हैं तो आपने एक मार्केट से आपने एक सिक्योरिटी को खरीदा, दूसरे में आपने उसे बेचा भी है, तो ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा बिकॉज मार्केट्स अपने आप ही किसी भी सिक्योरिटी को इक्विलिब्रियम में ले आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ओके, लास्ट हम जो बात करते हैं जब हम एमएम अप्रोच की बात करते हैं उसका दूसरा प्रोपोजिशन भी है। इसमें दो प्रोपोजिशंस लेते हैं, एक जब टैक्सेस को हम इग्नोर करके चल रहे हैं, हम सिर्फ मान रहे हैं कि ट्रेडिंग हो रही है, और दूसरा जब हम टैक्सेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो जब हम टैक्सेस को कंसिडर करते हैं, आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज टैक्स डिडक्टेबल, तो जो भी आपका इफेक्टिव टैक्स बनता है वो आपका कम हो जाता है। तो अगर आप डिबेंचर्स को ज़्यादा लेते हो तो इससे होगा क्या, आपका जो केडी है वो कम हो जाएगा। ये भी मान के चल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है आपका कम है तो आपका जो केडी है वो कम हो जाएगा, और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कम होगी तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी which will lead to increase in the value of the firm। तो दो कंसिडरेशंस हैं एमएम अप्रोच की, जिसमें पहली वाली अप्रोच ये कहती है जब हम टैक्सेस को इग्नोर कर रहे हैं तो वो बेसिकली हमारी कह रही है कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर को भी इग्नोर करते हैं, जबकि जो सेकंड वाली अप्रोच है वेयर वी टॉक अबाउट टैक्सेस आर कंसिडर्ड, यहाँ पे हम कैपिटल स्ट्रक्चर की रेलेवेंस को लेके चलते हैं। सो आई होप दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द मेन क्रक्स, जो मेन सेंट्रल पॉइंट था, सेंट्रल आइडिया था इन चारों थ्योरीज का, आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।